जादुई खजूर का गांव। देखो सीताराम काका, अब की बार सीता मैया की दया से हम गरीब किसानों के खेतों में बढ़ चढ़कर लाल मीठे रसीले खजूर की फसल हुई है। हमारे तो वारे न्यारे हो गए। ये ईश्वर के पुण्य प्रताप का फल है गोपी, जो इस बार हमारे खेत के खजूर के गाछी पर इतने पके खजूर आए हुए हैं। इस साल हमें खाने पीने का दुख नहीं होगा, हम सब पेट भर कर खाएंगे। फिर गरीब किसानों का समूह खुशी खुशी पेड़ों पर पके खजूरों को तोड़ने में जुट जाते हैं। तड़के सुबह सूरज की किरण फूट चुकी थी, ठंडी ठंडी फगुनाहट बह रही थी। तभी जैसे ही केशव डाली से खजूर तोड़ता है, एक सुनहरी रोशनी चमचमाती है और पेड़ की डाली फिर से लबालब लाल पके खजूर से लद जाती है। ये क्या भला है? ये तो अद्भुत चमत्कार हो गया सीताराम काका। अभी मैंने खजूर तोड़े और पलक झपकते ही फिर से खजूर लग गए। केशव के चौंकने पर बुजुर्ग सीताराम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे केशव, भूल गया, हम लोग का गांव अब कोई आम गांव नहीं बल्कि जादुई खजूर का अनोखा गांव है। केशव जैसे ही चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखता है, दूर दराज तक खजूर के घर, सड़क, पगडंडी सब कुछ खजूर के थे। आखिर क्या रहस्य है इस जादुई खजूर के गांव में रहने वाले निवासियों का? क्या इनका वर्तमान जितना खुशहाल है, गुजरा कल भी इतना ही खुशनुमा था? जहां गरीब किसानों का समूह कड़ी धूप में कुड़कुड़ते हुए खेतों में काम कर रहे होते हैं। सीताराम काका, अब इस खेती बाड़ी में कुछ भी नहीं रह गया है और इस साल के 12 मास हम जाड़े, धूप, गर्मी, बरसात में खेतों में काम करते हैं, मगर इस साल भी हम लोगों के खेत में कितने थोड़े खजूर हुए हैं। इसमें बाल परिवार को क्या खिलाएंगे पिलाएंगे और क्या बचाएंगे? जाने कब हमारे गरीब गांव का भाग्य बदलेगा। अरे केशव, सारी जिंदगी इस धरती पर हल चलाते हुए बाल सफेद हो गए। सोचा था इस साल खजूर की फसल अच्छी होगी तो मड़ई हटाकर पक्का मकान बनवा लूंगा, जिसमें मैं और भागीरथी रहेंगे, मगर सारे सपने पर पानी फिर गया। ये कहानी है गरीब खजेड़ी गांव के निवासियों की। गांव बाकी गांव से पिछड़ा हुआ था। कच्ची सड़कें, फूस की मड़ई में गरीब किसान वर्ग अपने बाल परिवार के साथ रहते थे। सबके पास थोड़ी बहुत खेत थे जिस पर वह खजूर उगाते थे। उसी गांव में शबरी नाम की एक गरीब नीची जात की सामरी औरत भी खजूर उगाती थी। इस बार उसके खेत में खूब सारे खजूर उगे थे। धरती माता की दया से इस बार भी मेरे खेत में खजूर की फसल लहलहाई है। धन्यवाद भगवान। अपनी थोड़ी खजूर की फसल से ही शबरी ईश्वर की वेदी पर चढ़ाती है। वहीं उसे ज्यादा खजूर की फसल पाकर भी बाकी लालची किसान और उनकी पत्नियां दांत पीस रहे थे। तभी सविता अपने पति केशव को कोसती है, अरे धिक्कार है तुम किसानों पर, उस अकेली साबरी ने कितनी किफायती खजूर की खेती की है। जाओ तुम मर्द लोग तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। सारे किसान बौखलाकर अपनी अपनी खजूर की फसल बटोर कर घर ले आते हैं। वहीं अकेली शबरी खजूर की पूरी फसल काट नहीं पाती। हे राम जी, अभी तो खजूर की आधी फसल ही तोड़ पाई हूँ। सूरज भी ढल गया, बाकी की फसल कल तड़के सुबह आकर तोड़ लूंगी। ऐसा सोचकर शबरी टोकरी भरकर खजूर लेकर अपनी झोपड़ी में लौट आती है। शाम को पूरे गांव में रोटी पकाती है। तभी एक भिक्षुक द्वार द्वार पर आते हैं। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। मामा, बाहर कोई जोगी बाबा आए हैं, उन्हें रोटी दे दो ना। चुपचाप से रोटी खा ले रानी, यहाँ अपने खाने के लाले पड़े हैं, बाबा को कहाँ से देंगे? कोई बात नहीं माँ, हमारे हिस्से की रोटी में से दे दो माँ। चिंटू और रानी की बात सुनकर लाजो दोनों को डपट देती है और मक्खरपन से 2 दिन की पुरानी बासी रोटी लेकर आती है। ये लो बाबा, मेरे पास केवल इतना ही है, अब चलो आगे बढ़ो। बाबा मंद मंद मुस्कुराते हुए लाजो की तरफ देखकर बोले, बेटी, आज ही तो तुम्हारे घर में खजूर की फसल कट कर आई है, उसमें से थोड़ा बाबा को भी दान में दे दो, तो देने वाला लेने वाले से उत्तम फल पाता है। अरे ओ बाबा, चलो आगे बढ़ो, अब कुछ नहीं मिलेगा। बाबा लाजो की चौखट से आगे एक एक कर सब किसानों के घर जाते हैं, पर सब दुत्कार कर भगा देते हैं। अंत में वह शबरी के घर आते हैं। भिक्षाम देहि बेटी, भिक्षाम देहि बेटी, द्वार पर खड़ा साधु को भिक्षा दो। गरीब शबरी ने बाबा को देखकर निराशा के भाव से कहा, क्षमा करें बाबा, लेकिन मैं एक नीची जात की सांवरी हूँ, गांव से बहिष्कृत हूँ। यह सुनकर बाबा बड़ी दयालुता से बोलते हैं, बेटी देख,
मैं तेरे द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। अगर तुम मुझे भीतर बुलाओगी तो मैं तुम्हारे साथ भीतर बैठकर भोजन करने की इच्छा रखता हूँ। ये सुनकर गरीब शबरी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। वह अपने फसल के मीठे खजूर बाबा के आगे परोसती है। बाबा, मेरे पास आपको परोसने के लिए 56 भोग नहीं, केवल ये खजूर हैं, बड़े मीठे हैं, खाइए। सबरी चक्कर तो जूठा खजूर बाबा को देती है। वह बड़े प्रेम से खाते हैं और उसे वरदान देते हैं। बेटे, तुमने मेरा आदर किया, इसका फल तुम अवश्य पाओगी। मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारी झोपड़ी जादुई खजूर का घर बन जाएगी और तुम्हारा खेत भी खूब फलेगा। तुम्हारी 7 पुश्तें उस खेत से खाएंगी। देखते ही देखते वरदान देकर बाबा गायब हो जाते हैं। शबरी की झोपड़ी जादुई खजूर के खूबसूरत आशियाने में बदल जाती है। उसके खेत में अब पहले से भी 10 गुना ज्यादा खजूर उग जाते हैं, जिसे देखकर गांव के बाकी किसानों का तबका जल भुनकर खाक होकर उसे प्रताड़ित करते हैं। डायन कहीं की, बोल तूने हमारे पतियों के खेतों पर कौन सा टोना टोटका मारा है कि उनके खजूर की फसल नहीं हुई और तू आमदनी कमा रही है? बोल। सारी औरतें उसे मार मार कर लहूलुहान कर देती हैं। तुम लोगों ने मेरा खून बहाया है, मैं तुम सबको श्राप देती हूँ, इस गांव की भूमि श्रापित होगी। ऐसा कहकर शबरी दम तोड़ देती है। पूरे गांव और खेत खलिहान में सूखा पड़ जाता है। भूख से कई लोग प्राण त्याग देते हैं। तभी भागीरथी कहती है, जलन में आकर हमने जो पाप किया वही हमारे गांव पर पड़ा है। हमारे गांव में ना अन्न का दाना बचा है, ना एक बूंद पानी, सब मर जाएंगे। पूरा गांव अपने पापों का पश्चाताप करते हैं। तभी वही जोगी प्रकट होते हैं। बाबा, हमें क्षमा कर दीजिए और हमारे गांव के हालातों को बदल दीजिए। इस बंजर भूमि को उपजाऊ कर दीजिए बाबा, बस। सीताराम, मैंने तो सदा से इस गांव की धरती को उपजाऊ ही रखा था, लेकिन तुम किसान सदा कुड़कुड़ाते रहे, इसलिए तुम मेहनत के बाद भी दुख भरी रोटी खाते थे। परंतु आज मैं इस गांव को वरदान देता हूँ, आज से यह जादुई खजूर गांव होगा जहाँ हरियाली और खुशहाली होगी। परंतु याद रखना, जिस पल तुम सबके मन में दोबारा से लोभ लालच आ जाएगा, ये गांव नाश हो जाएगा। तभी गांव पर एक विशाल रोशनी प्रकाशित होती है। पूरा गांव जादुई खजूर का गांव बन जाता है, जिसमें विशाल खजूर के घर, सड़क, यहाँ तक बंजर खेत खलिहान भी खजूर से भर जाते हैं। देखो माँ, बाबूजी, हमारी झोपड़ी कहाँ गई? क्या अब हम इस खजूर के घर में रहेंगे? हाँ बेटा, अब हम खुशी से रहेंगे। बूढ़ी भागीरथी और सीताराम तो जादुई खजूर का अनोखा गांव देखकर खुशी से झूम उठते हैं। दुख के दिन बीते रे भैया, अब सुख दिन आयो रे, आहा। मुझे तो ये जादुई खजूर का गांव देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुली आंखों से कोई ख्वाब देख रही हूँ। चलो ना माँ, खजूर घर के अंदर चलते हैं। सब लोग बेसब्री से जादुई खजूर घर के अंदर आते हैं। तभी चिंटू टुकुर टुकुर देखते हुए बोलता है, ओ बेटे, मौज कर दी। माँ, पिताजी, हमारे जादुई खजूर की दीवारें भी खजूर की बनी है। मुझे तो जोरों की भूख लगी है। काश कि जैसे हम ये खजूर का घर मिला है, खाना मिल जाता। चिंटू जैसे ही खाने की इच्छा जताता है, जादुई खजूर घर के अंदर एक सुनहरी रोशनी होती है और ढेरों लजीज खाना उनके सामने हाजिर हो जाता है। ओ बल्ले बल्ले, ये जादुई खजूर तो अलादीन के चिराग जैसा जादू दिखाता है। प्यारा समझ गया। कौन बोला? चिंटू ने जैसे ही दीवार की तरफ देखा तो आंख नाक मुंह बना देखकर हक्का बक्का रह गया। पूरे गांव ने जादुई खजूर के घर में विश्राम किया। अगले दिन सारे किसान अपने खेतों से टोकरी भर भर कर खजूर तोड़कर बाजारों में बेचकर खुशी से रहते हैं। इस तरह जादुई खजूर गांव का भाग्य पूरी तरह बदल जाता है। अब हम क्या करें? ये सभी जहाज तो एक दूसरे से टकराने वाले हैं। इससे तो जहाज में बैठे लोग काफी घायल हो सकते हैं और कोई समुद्र में डूब गया तो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब हम क्या करें? अगर आज हमारे पति यहाँ होते तो ऐसा नहीं होने देते। हमें कोशिश तो करनी होगी, वरना सभी जहाज एक दूसरे से टकरा जाएंगे। आखिर सभी बहुएं देर रात समुद्र के बीचों बीच बने इस लाइट हाउस में क्या कर रही थी और इनके पति कहाँ गए थे? और क्या ये सभी बहुएं इन सभी जहाज को एक दूसरे से टकराने से बचा पाएंगे? तो आइए इस कहानी के माध्यम से हम इसे जानते हैं।
अब तो लगता नहीं है कि कोई जहाज इस समुद्र से गुजरने वाला है। रात भी बहुत हो गई है और ठंड काफी बढ़ गई है। मुझे तो नींद भी आ रही है। नींद तो मुझे भी आ रही है, चलो अब चलकर सोते हैं। संजीव, राजेश और प्रदीप ये तीनों भाई लाइट हाउस में जहाज को लाइट दिखाकर उन्हें रास्ता दिखाने का काम करते थे। रात बहुत हो जाने की वजह से अब सभी भाई सो जाते हैं कि तभी एक जहाज उस समुद्र से गुजरने लगती है। जहाज के कप्तान ने काफी ज्यादा मात्रा में शराब पी रखी थी, जिसके चलते वो जहाज को गलत डायरेक्शन में मोड़कर गांव की तरफ ले जाता है। जहाज के गांव में घुसने की वजह से काफी गांव वालों का नुकसान होता है। पुलिस वालों से बचने के लिए जहां उसका कप्तान इसका सारा इल्जाम उन तीनों भाई पर डाल देता है, जिससे पुलिस जाकर उन तीनों भाई को पकड़ लेती है। हमारा यकीन मानिए, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, और वैसे भी हमने तो लाइट हाउस की लाइट ऑन ही रखी थी, उसे बंद नहीं की थी। अरे तुम्हारी वजह से इतने सारे लोगों के घर टूट गए, कितने लोग घायल हो गए और कितनों के लोग खेत भी बर्बाद हो गए। पुलिस साहब, इन्हें जल्दी से यहाँ से ले जाइए और तुम लोग भी इस गांव में नहीं रहोगे, निकलो हमारे गांव से। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? ये हमारा गांव है, ये हमारा घर है, हम इसे छोड़कर कहाँ जाएंगे? और हमारे पति बेकसूर हैं, हमारे पतियों का इसमें कोई भी कसूर नहीं है। पुलिस साहब, आप इस मामले की तहकीकात करिए। अरे जो तहकीकात होनी होगी हो जाएगी, लेकिन अब तुम इस गांव में नहीं रह सकती। जल्दी से अपनी बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो यहाँ से, वरना हम तुम्हें धक्के मार मार कर यहाँ से निकालेंगे, समझी? राजेश, प्रदीप और संजीव इन तीनों भाइयों को पुलिस पकड़कर ले जाती है। वहीं सभी अपना बोरिया बिस्तर बांधकर गांव से निकल जाते हैं और चलते चलते एक समुद्र के किनारे पहुंच जाती हैं। अब हम लोग कहाँ जाएं? हम सबके पति भी काम से बाहर गए हुए हैं। अगर वो लोग यहाँ होते तो कुछ न कुछ तो हमारे रहने का इंतजाम कर लेते। ठंड का मौसम है और आसपास में नहीं है हमारा कोई भी रिश्तेदार, न ही कोई ऐसी जगह जहाँ पर हम लोग रह सकें। अब तो भगवान ही हमारा मालिक है। वो सभी 10 की 10 बहुएं समुद्र किनारे पैदल चलते चलते बिल्कुल लाइट हाउस के सामने आ जाती है। इसी लाइट हाउस की वजह से हमारे पतियों को जेल हो गई ना, न जाने कब वो लोग जेल से बाहर निकलेंगे। मुझे तो इस लाइट हाउस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। इस लाइट हाउस की क्या गलती है? गलती तो हमारे पति और हमारी किस्मत की है। मैं तो कह रही हूँ, अब जब तक हमें रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलती, हम इसी लाइट हाउस में रहते हैं। लेकिन हम उस लाइट हाउस तक पहुँचे कैसे? वो तो समुद्र के बीचों बीच है। हमसे वो कितनी दूरी पर है? इतनी ठंड में तो हम पानी में तैरकर वहाँ पर जाएंगे नहीं। अरे वो देखो उस किनारे पर एक नाव है। हम एक काम करते हैं, उसी नाव में बैठकर हम उस लाइट हाउस तक पहुँच जाते हैं। उस हादसे के बाद इस लाइट हाउस को भी बंद कर दिया गया है, तो यहाँ हम आराम से रह सकेंगे और कोई आएगा भी नहीं। अब बारी बारी कर 5-5 बहुएं वो छोटी सी नाव में बैठकर उस लाइट हाउस तक पहुंच जाती हैं और उसका दरवाजा खोलकर अब लाइट हाउस के अंदर जाती हैं। यहाँ तो काफी ज्यादा गंदगी है, कितनी धूल मिट्टी हो रही है। इतनी गंदगी में हम लोग यहाँ कैसे रहेंगे? घर छोड़ते हुए मैं जरूरी सामान साथ में लेकर आई थी, झाड़ू पोंछा भी ले लिया था। चलो सबसे पहले मिलकर हम इस लाइट हाउस की अच्छे से सफाई कर देते हैं। सभी बहुएं आपस में काम बांट लेती हैं। जहां 2 बहुएं जाले साफ कर रही थी, वहीं 2 बहुएं झाड़ू लगा रही होती हैं और वहीं कुछ बहुएं लाइट हाउस की धुलाई साफ कर रही होती हैं। वहीं कुछ बिस्तर लगाकर खाना बनाने के लिए मिट्टी का चूल्हा बनाती हैं। इस लाइट हाउस में तो काफी ज्यादा ठंड सी लग रही है ना। इससे अच्छा तो हमारा घर ही था, कम से कम वहाँ इतनी ठंड तो नहीं थी। ऊपर से चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है, तो यहाँ तो और ठंडी बर्फीली हवाएं चल रही हैं। ओह, कम से कम हमें सर छुपाने की कोई जगह तो मिल गई। अब जैसे तैसे करके हमें इसमें ही गुजारा करना होगा जब तक सब ठीक नहीं हो जाता। 10 की 10 बहुएं सभी उस समुद्र के बीचों बीच बने लाइट हाउस में ही रहने लगती हैं और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। पूनम सुहानी सारे गंदे बर्तन लाकर लाइट हाउस के बाहर समुद्र के पानी से धो रही होती है कि तभी उन्हें समुद्र की चट्टानों पर कुछ सफेद सफेद सा पाउडर दिखाई देता है। ये तो सफेद पाउडर जैसा कुछ है ना, क्या है ये? पूनम जैसे ही उस सफेद पाउडर को हाथ में लेकर सूंघती है तो उसे पता चल जाता है कि यह पाउडर नहीं बल्कि समुद्र किनारे पाए जाने वाला नमक है। अरे वाह, ये तो नमक है सुहानी। तुम जानती हो हम इसे बेचकर कितने पैसे कमा सकते हैं? हाँ पूनम, मैं जानती हूँ। लगता है ये भगवान का ही कोई इशारा है। अब हम इस नमक को बेचेंगे और काफी पैसा कमाएंगे। सुहानी, पूनम ये सारी बात बाकी बहुओं को जाकर बताती हैं, जिसके बाद अब सभी बहुएं जब भी चट्टानों पर समुद्र से निकला हुआ नमक जमा होता तो उसे लेकर अच्छे से सुखाती हैं और साफ करती हैं। वहीं पूनम और सुहानी उस नमक को ले जाकर बाजार में बेचती हैं। हर रोज की तरह सभी बहुएं जमा हुआ नमक निकाल रही होती हैं कि तभी अनामिका को समुद्र में कई सारी मछलियां दिखती हैं, जिन्हें देख हम इतने दिनों में यहाँ से नमक ले रही हैं, लेकिन ये मछली हमें आज से पहले कभी नहीं दिखी।
यहाँ आसपास काफी सारी मछलियाँ हैं, हम इन मछलियों को भी तो पकड़ सकते हैं ना। और वैसे भी यह आसपास जितने भी गांव हैं, उस गांव की सभी लोग मछलियाँ खाते हैं, इसी तो हमारी आमदनी भी काफी अच्छी होगी। अब जहाँ सुहानी और पूनम समुद्र से नमक को इकट्ठा कर साफ करती हैं और उन्हें बाजार में बेचती हैं, वहीं अनामिका और तारा भी समुद्र से ढेर सारी मछलियां पकड़कर उन्हें भी बाजार ले जाकर बेचती हैं, जिससे उन्हें जो भी पैसे मिलते हैं उससे वो अपना खाने पीने और रहने का गुजारा चलाती हैं। आज तो कितने दिनों के बाद इतनी अच्छी धूप निकली है, चलो चलकर लाइट हाउस की छत पर बैठते हैं। धूप सेकने के लिए लाइट हाउस की छत पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी वो सभी देखते हैं कि लाइट हाउस की छत पर कई किनारों पर तरह तरह के पौधे उगे हुए हैं, जो अपने आप ही कई मिट्टी और बारिश की वजह से हो गए थे। इसे देखकर तो मुझे अपने आंगन की याद आ गई। अपने आंगन में भी तो हम कई तरह की हरी हरी सब्जियां भी उगाया करती थी। हाँ, वो तो हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। ये लाइट हाउस के साथ समुद्र के बीचों बीच बनी है, तो यहाँ पर इन्हें अच्छे से हवा धूप भी सब मिल जाएगी। अगर यहाँ पर सब्जियां उग गई तो हम उन्हें बाजार में ले जाकर बेच सकते हैं। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और लाइट हाउस के ऊपर उगी हुई सब्जियां ले जाकर अब वो सभी बहुएं आसपास के बाजारों में बेचती हैं और इसी तरह ही सभी बहुएं अपना गुजारा चलाती हैं। रात बहुत हो चुकी थी और सभी बहुएं अब सोने के लिए जा रही होती हैं कि तभी अचानक उन्हें 3-4 जहाज की फोन की आवाज आने लगती है। अरे, अचानक इतने सारे जहाज की होने की आवाज कहाँ से आ रही है? लाइट हाउस बंद होने की वजह से यहाँ तो काफी सारे जहाज जाने बंद हो गए थे ना। सभी बहुएं जैसे ही लाइट हाउस के टॉप पर जाकर लाइट हाउस की लाइट जलाकर देखती हैं तो समुद्र के बीचों बीच कई सारे जहाज होते हैं, जो अंधेरे की वजह से एक दूसरे से टकराने वाले होते हैं। हे भगवान, अगर ये सभी जहाज एक दूसरे से टकरा गए तो इससे कितना नुकसान हो सकता है और कई लोगों की मौत भी हो सकती है। हमें इस लाइट हाउस की लाइट की मदद से इन सभी जहाज को रास्ता दिखाना होगा, वरना कुछ भी हो सकता है। अब सभी बहुएं लाइट हाउस की मदद से एक एक कर सभी जहाज को रास्ता दिखाती हैं और सिर्फ कुछ ही देर में सारे जहाज बिना एक दूसरे से टकराए वहां से चले जाते हैं कि तभी उन्हें जहाज में से एक जहाज उस लाइट हाउस की तरफ आता है। दरअसल उस जहाज में कोई आम आदमी नहीं, मुख्यमंत्री था। वो मुख्यमंत्री सीधा अपने गार्ड्स के साथ उस लाइट हाउस में जाता है और लाइट हाउस में उन सभी लोगों को देखकर काफी हैरान होता है। आप लोग कौन हैं और इस तरह इस लाइट हाउस पर कैसे रह रही हैं? ये लाइट हाउस तो कुछ समय पहले ही बंद हो गया था। इस लाइट हाउस में जो 3 लोग काम करते थे, उनकी वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। वो 3 लोग कोई और नहीं बल्कि हमारे ही पति थे और यह हादसा उनकी वजह से नहीं हुआ था। हमारे पति बेकसूर हैं। बिना हकीकत जाने हमारे पतियों को पकड़ लिया गया और हमें भी गांव से निकाल दिया गया, इसलिए हम लोग इस लाइट हाउस में रह रहे हैं। आपके पति बेकसूर हैं तो हम इसकी तहकीकात करवाएंगे और आप लोगों ने आज कई लोगों की जान बचाई, इसके लिए आपको सरकार की तरफ से इनाम दिया जाएगा। मंत्री के जोर देने पर पुलिस मामले की दोबारा से तहकीकात करती है और इस बार कप्तान की गलती पकड़ी जाती है और दोबारा से तीनों भाइयों को उनकी नौकरी वापस मिलती है। साथ ही साथ इतने लोगों की जान बचाने के लिए उन सभी 10 बहुओं को सरकार की तरफ से इनाम दिया जाता है।